આપણા ગેસ્ટ સાથે વાતચીત કરીશું અને એના માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बाजार में। कैसे देखते हैं आप अभी मार्केट के ट्रेंड को? हाँ, थोड़ी बहुत वॉलेटाइल रहेगी थोड़ी दिन के लिए, क्योंकि बहुत से फैक्टर्स है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अभी जियोपॉलिटिकल के अलावा यूएस में जो रेट कट का पहले बहुत बड़ा रेट कट होने का बात हो रहा था, अब तो उतना नहीं लग रहा है, रेट कट स्लो डाउन होगा। उसके साथ अभी अर्निंग सीजन भी सामने है। अब तक की जो अर्निंग सीजन आई है वो तो बहुत कंफर्टेबल नहीं है और मेरे ख्याल में ओवरऑल थोड़ा ये ठंडा दिख रहा है अर्निंग सीजन भी। तो मार्केट भी इस वक्त में एक 2026 की अर्निंग्स को एस्टिमेट करने की कोशिश करेगा। तो हर सेक्टर, हर कंपनी जो भी अर्निंग्स गाइडेंस दे रही है उसको स्टडी करके रीएलोकेशन शायद करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत मार्केट से कैश हटेगा और साइडलाइन में वेट करेगा। और इस महीने वो यूएस इलेक्शन की नजदीकी भी एक खास चीज है। तो मैंने थोड़े दिन के लिए वॉलेटिलिटी जारी देख रहा हूँ मार्केट में। તો વોલેટિલિટી રહેશે જ્યાં સુધી યુએસ ઇલેક્શન્સ નથી આવતા ત્યાં સુધી આપણે એક વોલેટિલિટી સિચ્યુએશન જોઈ શકીએ છીએ। लेकिन सुनील जी, एक रिजल्ट सीजन की भी शुरुआत हो गई है, एक मिक्स नंबर्स हम आते देख रहे हैं। कितना वो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है मार्केट को अभी, और जो एक अभी एक करेक्शन फेज भी हम थोड़ा देख रहे हैं, क्या ये भी आपको लगता है कि मिड नवंबर तक ये भी चलेगा? नहीं, देखिए, जो अर्निंग सीजन के रिजल्ट तब तक आएंगे ना, तब तक फ्रेश डिप्लॉयमेंट नहीं होगा। तो थोड़ा लिक्विडिटी मार्केट से बाहर हटके वेट कर रहा है शायद कैश में। सेकंड चीज है कि चाइना का जो खबर पहले जो स्टिमुलस की बात हुई थी वो उतनी बड़ी नहीं है, फिर भी वैल्यूएशन के तौर पर अगर आप देखें चाइना बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन मिल रहा है। तो इसीलिए शायद थोड़ी शॉर्ट टर्म प्लेयर्स अपना पैसे को थोड़ा चाइनीज मार्केट में डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये तीसरी चीज है कि जो हिंडा की आईपीओ भी आ रही है, तो उसके लिए भी थोड़ा लिक्विडिटी लॉकअप हो जाएगा मार्केट का। और उसके बाद स्विगी का भी आईपीओ की बात हो रही है, तो शायद आईपीओ का भी जो बहुत सब बड़े आईपीओ है तो थोड़ा लिक्विडिटी उसके लिए भी बाहर जाएगा मार्केट से। तो मेरे ख्याल में क्या नवंबर तक टिकेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दिवाली तक आपको दिवाली के फेस्टिवल सीजन के नंबर्स भी मार्केट में आने लगेंगे, नॉट एज ईपीएस बट एटलीस्ट एज सेल्स नंबर्स। अगर वो बहुत अच्छा एक रुझान दिखा तो शायद फिर मार्केट में लोग को लगेगा कि कंजम्पशन में एंटर करना चाहिए। तो नवंबर मिडिल तक कहना बहुत मुश्किल है, मगर डेफिनेटली नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स के लिए थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगा। तब तक की अर्निंग सीजन का एक क्लैरिटी नहीं मिलता है। તો अर्निंग सीजनની જ્યાં સુધી ક્લારિટી નથી મળતું ત્યાં સુધી એક માર્કેટમાં આપણે એક સાइड बेस में भी कारोबार જોઈ શકીએ છીએ। सुनील जी, जैसे कि हम अभी दिवाली की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर दिवाली से दिवाली तक का हम मार्केट देखें तो आप कैसे समझाएंगे, कैसा ट्रेंड रहा है, कौन से सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है? पिछले दिवाली से इस दिवाली तक आप कह रहे हैं या इस दिवाली से अगले दिवाली? नहीं, वो तो अभी मैं पूछूंगी, पहले आप पिछले दिवाली का बता, पिछले दिवाली से ये दिवाली तक। देखिए, बेसिकली इंफ्रा रिलेटेड स्पेस में ही बहुत एक दिलचस्पी आई है। तो डिफेंस रिलेटेड और पीएसयूज में जो वैल्यू का एक पिकअप हुआ था, तो बेस्ट परफॉर्मिंग मेरे ख्याल में रिसेंट करेक्शन हुआ है इन सेक्टर में। फिर भी एक साल की बात करें तो मेरे ख्याल में यही जो इंफ्रा, डिफेंस, और पीएसयूज, तो ये एक कैचअप रैली, वैल्यू कैचअप रैली हो रहा था। तो इसलिए मेरे ख्याल में इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इस साल में। आपको क्या लगता है कि अभी जो नेक्स्ट दिवाली तक का अगर हमें सोचना है तो कैसे निवेश करें, कौन से सेक्टर्स आपको लगता है कि कैरी फॉरवर्ड करेंगे? क्योंकि अभी एक सेक्टर रोटेशन भी चल रहा है, कौन से सेक्टर्स में नई अपॉर्चुनिटीज है, कौन से सेक्टर्स पिछले दिवाली से ये दिवाली तक चले हैं वो आगे भी चल सकते हैं, कैसे आप देख रहे हैं? ओवरऑल इंफ्रा के जो प्राइवेट कैपेक्स मेरे ख्याल में अगले साल जरूर एक तेजी से पिकअप होगा। इसलिए मेरे ख्याल में ओवरऑल इंफ्रा पैक में जो तेजी आई है वो उसको एंटिसिपेट करके आई है। और अगर वो एक्चुअल प्राइवेट कैपिटल का पिकअप इस साल हो जाता है ना, तो डेफिनेटली वो वैल्यूएशन नंबर्स जस्टिफाई होंगे और उनके ऑर्डर बुक के कारण और भी आपको मार्केट में बाइंग आ सकती है। तो मैं इंफ्रा रिलेटेड पैक में जरूर
लास्ट ईयर का भी और नेक्स्ट ईयर का भी एक डिसेंट रिटर्न देख रहा हूं। मगर मुझे सबसे बड़ी रिटर्न मेरे को बीएफएसआई से मैं देख रहा हूं। मेरा क्योंकि बैंक्स दबे हुए हैं, थोड़े प्रेशर में है, बहुत से कारण है, जो डिटेल में कारण नहीं बताऊंगा मैं, मगर डेफिनेटली सबको पता है कि बैंकिंग सेक्टर, एनबीएफसी सेक्टर में एक दबाव है वैल्यूएशन के ऊपर। मगर जैसे मैंने कॉर्पोरेट कैपेक्स की बात की ना, उसके साथ आपको डेफिनेटली बैंकिंग का एक लेंडिंग का रिवाइवल होगा। और इश्यू क्या है बैंक्स में कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन, निम जो कहते हैं, बिकॉज डिपॉजिट गैदरिंग में मुश्किलात आ रही है अभी, और इसलिए मगर डिपॉजिट रेट्स भी ज्यादा बढ़ने नहीं दे रहे हैं, 7.8% के नीचे ही है गुड क्वालिटी बैंक्स के इंटरेस्ट रेट्स अभी भी। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, क्योंकि रिटेल लेंडिंग में बहुत कंपटीशन होता है, जैसे आपको पता है हाउसिंग लोन्स ये सब आपको बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स में मिलते हैं, बट कॉर्पोरेट लेंडिंग में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी, एसएमई सेक्टर देखिए 12-14% पे बोरो करती है, तो वो अगर पिकअप हो जाएगा तो बैंक की जो निम की कंसर्न है वो धीरे धीरे हट जाएगी, और जैसे ही वो हटती है तो बैंक की वैल्यूएशन भी इंप्रूव होनी चाहिए मेरे ख्याल में। तो मेरे लिए डार्क हाउस होगा बीएफएसआई स्पेस, और नॉट ओनली बैंकिंग, एनबीएफसी भी है उसमें, उसके अंदर पीएसयू बैंक भी है, उसके अंदर एएमसी भी है, और इंश्योरेंस कंपनीज भी है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल बीएफएसआई एक अच्छा रिटर्न अगले साल में दे सकता है। थोड़ा आज उसका व्यू उतना पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी मैं एक डार्क हॉर्स, एक थोड़ा स्लाइटली कॉन्ट्रेर ओपिनियन लेकर उसी के ऊपर मैं बेट ज्यादा लगाऊंगा। ઓકે, તો એક બેન્કિંગ એઝ અ સેક્ટર અને એમાં બીએફએસઆઈ આખું સેક્ટરમાં આપણે એક તેજી જોઈ શકીએ છીએ. એમાં એનબીએફસીઝ, એએમસીઝ, ઇન્સ્યોરન્સ કંપની, પીએસયુ બેંક્સ બધું આવી જાય છે. તો એક સેક્ટર છે, એક આખું સેક્ટર છે એ સારું એવું કામ કરી શકે છે. સિલેક્ટેડ કાઉન્ટર્સમાં અહીંયા આપણે નજર રાખવાની રહેશે. पर सुनी जी, दूसरा जो एक सेक्टर है जो बहुत चला है और चाइना की स्टोरी के साथ भी जो चल रहा है वो है मेटल सेक्टर, और उसमें फेरस नॉन फेरस दोनों मेटल्स को अगर देखना है, आप कैसे देख रहे हैं, कितने शाइन कर सकते हैं अगले साल में? तो मेटल्स को जज करने के लिए हमें इंडिया को छोड़कर बाहर और जाना है, क्योंकि दो चीजें इसके पीछे, एक यूएस इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग रिवाइवल और चाइनीज इकोनॉमी की स्ट्रॉन्ग रिवाइवल। और चाइना क्योंकि वर्ल्ड का 13 से 14% एक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स का शेयर चीन के पास है, तो अमेरिका और डेवलप्ड वर्ल्ड की रिकवरी फिर चाइना को ही सप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दोनों हाथों हाथ जाएंगे, और चाइना बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ मेटल्स पैक है जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पिकअप होती है। तो मेरे ख्याल में मेटल्स की दाम लंदन मेटल एक्सचेंज में उस वर्ल्ड इकोनॉमिक एडवांस देश की रिकवरी और चाइना की रिकवरी के ऊपर डिपेंड होगी, राइट। इंडिया की सिचुएशन में स्टील तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम भी बिल्डिंग्स और इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन में इस्तेमाल होता है, तो डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम है दाम फिक्स होता है आउटसाइड इंडिया। तो इस सेक्टर में ऑलवेज एक सिक्लिकलिटी, इसलिए इसको ग्लोबल सिक्लिकल मानते हैं। तो इस सिक्लिकलिटी में इंटरनेशनल डेटा का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसमें एक साल का बैठ के व्यू लेना बहुत मुश्किल चीज है। मैं कहूंगा कि टैक्टिकली आप मोर टेक्निकल एनालिस्ट इसमें खेलते हैं, फंडामेंटल इसमें ज्यादा उसकी बात नहीं होती है, और इकोनॉमिक साइकिल वर्ल्ड में रिकवर होती है तो मेटल्स तेजी से दौड़ सकती है। तो मेरे ख्याल में इकोनॉमिक डेटा के ऊपर ध्यान देना चाहिए, चाइना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, उसके बेसिस पे आप मेटल्स पे टैक्टिकली एंटर एग्जिट कर सकते हैं। पर एक मेटल जो चलेगा वो होगा गोल्ड, क्योंकि गोल्ड की बात क्या है कि 2-3 फैक्टर्स उसको ड्राइव कर रहे हैं। एक है रेट कट का रुझान जो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होता है, क्योंकि यूएस डॉलर के एसेट से गोल्ड में शिफ्ट होते हैं। सेकंड, ये जो यूएस की डेट बर्डन बढ़ रही है, तो कई देश की सॉवरेन वेल्थ फंड भी यूएस डॉलर एक्सपोजर को कम करा के ऑल्टरनेटिव्स में ढूंढ रहे हैं, जहां पे गोल्ड के सिवा अभी कुछ ऑल्टरनेटिव्स सीधे सामने नहीं दिख रहे हैं। तो ओवरऑल गोल्ड एज अ मेटल शुड डू वेल, बाकी मेटल्स इंटरनेशनल इकोनॉमिक साइकिल के ऊपर डिपेंड होगा। तो ऑफ कोर्स गोल्ड पर अपने ध्यान रखें, और अभी अगर गोल्ड में देखें तो एवरीडे हम न्यू हाइज देख रहे हैं, गोल्ड हो सिल्वर हो, तो उसमें हम एवरीडे न्यू हाइज देख रहे हैं। और भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी लेना पड़ेगा ब्रेक, तो આપણે લઈશું બ્રેક અને પાછા ફરીશું, અમારી સાથે જોડાયેલા રહીશું।
પછી આપનું સ્વાગત છે અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ માર્કેટ એક્સपर्ट सुनील सुब्रमण्यम साथी। सुनील जी, अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ हम देखें, कैसा परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल में और अभी आगे जाके अगर निवेश करना है तो आप कौन सी कैटेगरी सजेस्ट करेंगे? तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ भयंकर स्ट्रांग हुई है। इसमें दो कारण हैं। एक ऑफकोर्स स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एजीएम को बहुत जबरदस्ती से आगे बढ़ा रही है। सेकंड, न्यू इन्वेस्टर्स जो आ रहे हैं, अभी 5 करोड़ के आंकड़े क्रॉस हो गया है इंडिविजुअल, यानी अगर इंडिविजुअल पैन को हटा दे, ओवरऑल फोलियो देखे तो 12 करोड़ से ज्यादा है, मगर 5 करोड़ एक इंपॉर्टेंट लेवल है जो हम पार कर चुके हैं। यानी नए नए निवेशक हम अंदर लाने में सक्सेसफुल रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। तीसरी बात है कि ये ग्रोथ कैसे आई है, एसआईपी रूट के जरिए है। कोविड के पहले आप देखिए एसआईपी बुक 10,000 करोड़ तक भी नहीं था। उसके बाद एक साल पहले 16,000 करोड़ और आज 25,000 करोड़ पर मंथ की करीब हुआ है। और ज्यादातर 2/3 ऑफ एसआईपी जो आ रहा है ना, वो लंबे अवधि तक आ रहा है, यानी 5 साल प्लस की एसआईपी है। तो आज अगर 25,000 करोड़ हर महीने आ रहा है ना, तो वो समझे कि 5 साल के लिए, यानी हर साल आपको 3 लाख करोड़ आपको म्यूचुअल फंड को बाइंग कैपेसिटी आ सकती है। तो वो अपने देश की स्टॉक मार्केट को और इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकती है। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का आउटलुक में बहुत पॉजिटिव समझ रहा हूं, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी में अभी 5 करोड़ यूनिक पैन्स आए हैं। तो रास्ता बहुत लंबा है और ग्रोथ भी बहुत तेजी से आ सकती है। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअल इंडस्ट्री एक सॉफ्ट स्पॉट पे है, स्वीट स्पॉट पे है। और नए चीज जो हो रही है कि सेबी ने अभी अभी एक नया कैटेगरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी उसको नाम दिया है, जिससे पीएमएस एआईएफ जो बड़े बहुत रिच वाले ना एचएनआई निवेश करते हैं, मिनिमम 50 लाख 1 करोड़ से नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो हमें 100 रुपया से भी काम चलता है, इसके बीच एक 10 लाख वाला कैटेगरी लाकर नए नए स्ट्रेटेजी जहां पे उन्होंने डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल म्यूचुअल फंड को दिया है। तो ये एक एक्साइटिंग न्यू है, क्योंकि कुछ लोग इन्वेस्टर्स जो 5-10 साल से मार्केट में है, मगर उसकी कॉर्पस उतनी ज्यादा नहीं है, मगर जानकारी बहुत है, वो थोड़ा ज्यादा रिस्क भी ले सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है म्यूचुअल इंडस्ट्री की आगे डेवलपमेंट के लिए, बहुत बहुत बढ़िया खबर है। और दूसरा सवाल आपने पूछा कि निवेशक को कहाँ पे निवेश करना चाहिए। तो देखिए, वैल्यूएशंस की बात करें तो ऑब्वियसली क्लियरली आपको एक चीज है कि इंडिया ऑलमोस्ट ग्रीस, मैंने पढ़ा था कि ग्रीस के साथ मोस्ट एक्सपेंसिव मार्केट वर्ल्ड में है, वो एक बात है। सेकंड, इंडिया के अंदर भी देखें तो ब्रॉडर मार्केट की वैल्यूएशन लार्ज कैप से बेहतर है, यानी स्मॉल कैप एंड मिड कैप वैल्यूएशंस हाई है। तो ओवरऑल इंडिया की वैल्यूएशन देखें तो लार्ज कैप की कंपैरिजन में ही इंडिया महंगी है, मगर स्मॉल और मिड कैप को जुड़े तो डेफिनेटली इंडिया सस्ता मार्केट नहीं है। तो ऐसी हालत में मार्केट की आउटलुक में जब लिक्विडिटी जोर ज्यादा होता है ना, तो फ्यूचर की गुड न्यूज सब डिस्काउंट हो जाते हैं। तो कुछ भी एक स्मॉल नेगेटिव न्यूज भी आता है तो उसके कारण एक वॉलिटिलिटी आती है। मगर बेस्ट थिंग एसआईपी बुक की बात मैंने जो की ना, उसके कारण आपको मार्केट में गिरावट ज्यादा नहीं हो रहा है। तो एक डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको आ रहा है, बिकॉज फंड मैनेजर्स के पास हर महीने कैश आ रहा है, जो भी स्टॉक ज्यादा करेक्ट होता है उसको जाकर खरीदने में। तो इसीलिए इंडिया की जो निवेश करने के लिए हमें सोचना चाहिए, वो एक मल्टी कैप क्षेत्र में ही सोचना चाहिए, क्योंकि फंड मैनेजर को अगर मल्टी कैप में पैसा आए ना, तो वो सही तरह से उसको डिप्लॉय कर सकेगा। तो मेरी यही है कि एडवाइजर्स हो या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हो या निवेशक हो, कि वो ज्यादा अपना फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप में पैसा दे, ताकि उनकी जो एलोकेशन वो कर रहे हैं उससे फंड मैनेजर भी एक ब्रॉडर बेस, तो कहीं पे भी उनको एक कैप में एक थोड़ा प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी या वैल्यू दिख रहा है, वो उसको जाके नहीं उसको पैसा दे सकते। तो मेरे ख्याल में मल्टी कैप होता है एक क्षेत्र, फ्लेक्सी कैप होता है और लार्ज एंड मिड कैप, ये 3 सेगमेंट ऑफ फंड्स प्योर इक्विटी में मैं कहूंगा कि आपको, और अगर आपका रिस्क कैपिटल उतना नहीं है वॉलिटिलिटी के लिए, तो बैलेंस एडवांटेज और मल्टी एसेट फंड भी एक अच्छी ऑप्शन है, जहां पे थोड़ा डेट और थोड़ा इक्विटी में और थोड़ा गोल्ड में भी निवेश होता है मल्टी एसेट में। तो आपकी रिस्क के बेसिस पे आप डिसाइड कीजिए। हाइब्रिड कैटेगरी है थोड़ा लेस रिस्क वाले को, और जो इक्विटी मार्केट में एक्सपीरियंस है और रिस्क लेने के लिए तैयार है, उनके लिए मैं मल्टी कैप सेगमेंट में 3 फंड, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप और मल्टी कैप, इसमें निवेश करने की सलाह दूंगा। जी, एक समय थोड़ा कम है, तो एक क्विकली मैं सवाल पूछना चाहूंगी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में कौन से वर्टिकल्स आपको पसंद है?
देखिए, मेरे को सबसे पसंद यही है कि ऑटो और रियल्टी, ओके ये दोनों, क्योंकि मानते हैं कि के शेप रिकवरी के कारण बड़े घर और बड़े गाड़ियां ज्यादा बिकी है अभी तक, बट वो एक ट्रेंड में अभी रिवर्सल होगा। अभी बॉटम ऑफ द पिरामिड से भी आपको डिमांड शुरू होगा, तो छोटे छोटे घर और छोटी गाड़ियां, टू व्हीलर्स, इनका भी मैं आगे जाके एक लेवल देख रहा हूँ। तो के शेप से यू शेप रिकवरी में बदलाव में मेरे को कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में स्मॉल एंड कंज्यूमर, स्मॉल वैल्यू प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा ग्रोथ देख रहा हूँ। तो नेचुरली मेरे को रियल्टी और ऑटो में से ही आपको मिलता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़ा सीजनल है, तो ड्यूरिंग समर आपको रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स बिकते हैं ज्यादा, और रेस्ट ऑफ द टाइम मानसून में उतना नहीं बिकते हैं, तो वो एक सीजनलिटी फैक्टर आती है। मगर ओवरऑल मेरे लिए ऑटो और रियल्टी ही कंज्यूमर डिस्क्रिप्शन में अच्छी फिक्स है। ઓકે તો ઓટો અને રિયાલિટી દોનો બંને સેક્ટરમાં તમે ધ્યાન આપી શકો છો, પણ એ પણ હાઈ એન્ડ નહીં, સ્મોલ અને મિડ સેગમેન્ટમાં આપણે એક સારી એવી અહીંયા કામકાજ જોઈ શકીએ છીએ। पर એ સાથે જ सुनील जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपके वैल्यूबल व्यू पॉइंट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા, જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે। નમસ્કાર।